जय माता दी मित्रों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार एवं उपन्यास। तो देखते हैं जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यास में कौन कौन आएगा। जैनेन्द्र हैं, इलाचंद्र जोशी हैं, अज्ञेय हैं और देवराज, डॉक्टर देवराज हैं। तो 4 लोग हैं जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार में आते हैं। पूछा जाता है कि कौन कौन मनोविश्लेषणवादी है। तो हमें यहाँ पता चला कि 4 ही लोग हैं। जैनेन्द्र हैं, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय तथा डॉक्टर देवराज हैं। अब देखते हैं जैनेन्द्र का उपन्यास कितना लिखा है इन्होंने। 12 उपन्यास लिखे हैं और इनका जन्म होता है 1905। तो इनके सारे उपन्यास 1900 से ही शुरू होंगे, ठीक है। 1905 में इनका जन्म होता है और 1929 में इन्होंने परख लिखा। 1929 में इन्होंने परख लिखा। सुनीता 1934 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में, सुखदा 1952, सुखदा 52, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 68, अनाम स्वामी 74 और दशार्क लिखते हैं 1985 में। 1985 में दशार्क लिखते हैं। 80 साल के होते हैं, इसमें दशार्क 1985 में लिख देते हैं, ठीक। 80 साल के होते हैं तभी लिखते हैं ये 1985 में, मतलब 1905 में इनका जन्म होता है। तो दशार्क इनका 1985 में, ऐसे याद रहेगा। अब देखते हैं इलाचंद्र जोशी। तो इलाचंद्र जोशी का जन्म 1902 ईस्वी में होता है, ठीक। इलाचंद्र जोशी 1902 में इनका जन्म होता है। 1982 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने घृणामय लिखा और ये प्रथम नाम इसका लज्जा 1929 में था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम PDF में अजीब लग रहा है, गलत दिया है। हमारा जो किताब है दृष्टि का, उसमें हम देख रहे हैं कि यह उपन्यास 1950 ईस्वी में लज्जा नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जो घृणामय था, ठीक। और इसके बाद गोविंद पांडे में देख रहे हैं हम कि गोविंद पांडे का पेज नंबर 272 पर दिया है कि क्या है, घृणामय 1929 का लिखा गया है। और इसमें क्या है, एक युवती के पश्चाताप का चित्रण है। घृणामय 1950 ईस्वी में लज्जा शीर्षक से ये फिर प्रकाशित हुई, ठीक। 1950 में लज्जा, तो सबसे पहले घृणामय था 1929 में, और 1950 में ये लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुई। तो इसलिए हम थोड़ा गोविंद पांडे में देख लिए और दृष्टि में भी यही दिया है, यहाँ थोड़ा सा PDF में है। तो देखते हैं इनका सन्यासी। तो सबसे पहले घृणामय ही है 1929 में, बाद में आता है 1950 में लज्जा नामक शीर्षक से। सन्यासी 1940 का है। पर्दे की रानी 1942 का है। प्रेत और छाया 1944 का है। निर्वासिता 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, ऋतु चक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976 में है। तो इन्होंने 12 उपन्यास इलाचंद्र जोशी ने भी लिखा है और जैनेन्द्र ने भी लिखा है। तो इलाचंद्र जोशी, इनका देखते हैं घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया। इलाचंद्र जोशी को हम इलायची खा के बनाए हैं, जैसे इलायची। इलाचंद्र जोशी तो घृणामयी, तो बहुत लोग इलायची से घृणा करते हैं, बाद में उनको लज्जा आती है तो खा लेते हैं। सन्यासी भी इलायची खा लेते हैं। पर्दे की रानी, जो पर्दे की रानी रहती हैं वो इलायची खाती हैं। और प्रेत और छाया, जैसे प्रेत पकड़ता है ना तो इलायची, लवंग, इलायची, इलायची सब उससे किया हुआ जाता है। मैं सुनी हूँ जानती नहीं हूँ। तो प्रेत और छाया में इलायची लगता है भगाने के लिए, प्रेत के लिए प्रेत की छाया। निर्वासित, और जो इलायची खाता है तो बहुत से पतियों को पसंद नहीं आता है, वो निर्वासित कर देते हैं। तो निर्वासित, अब देखते हैं आप लोग रजनीगंधा क्या क्या होता है, उसमें इलायची की महक रहती है, तो उसी को थोड़ा सा याद करिएगा। निर्वासित कर देते हैं। फिर उसके बाद मुक्ति पथ पे, इलायची खा के मुक्ति पथ पे भी लोग चले जाते हैं। सुबह के भूले, अगर सुबह के भूल से कोई खा लेता है इलायची तो जिप्सी पकड़ लेता है और जहाज का पंछी बन जाता है, मतलब नशा हो जाता है ना। तो सुबह के भूले, जिप्सी,
फिर जहाज का पंछी बन के ऋतु चक्र का भ्रमण करता है और उसका भूत का भविष्य ऐसा रहता है, भूत का भविष्य कि कवि की प्रेयसी उसको याद आती है, भूत के भविष्य में कवि का प्रेयसी। तो इनके सारे याद हैं, घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। अब आते हैं अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म होता है 1911 में, मृत्यु हो जाता है 1987 में, और ये भी मनोविश्लेषणवादी हैं। शेखर एक जीवनी, इनका पहला भाग 1940 में लिखा गया था और दूसरा भाग जो है 1944 में लिखा गया था। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी पहला भाग 40 में, दूसरा भाग 1944 में। तब शेखर एक जीवनी दो ही इनका है। नदी के द्वीप 1951 में लिखे हैं और अपने अपने अजनबी 1961 में। तो शेखर एक जीवनी दो भाग में है, पहला भाग 1940 में, दूसरा 44 में। नदी के द्वीप 51 में, अपने अपने अजनबी 1961 में। देवराज इंद्र का जन्म होता है 1917 में और मृत्यु 1999 में हो जाता है। ठीक है, पथ की खोज देवराज करते हैं। पथ की खोज 1951 में, बाहर भीतर होते हैं 1954 में, बाहर भीतर होते हैं 1954 में। और एक बाहर भीतर कहानी भी है चतुरसेन शास्त्री की, और बाहर भीतर उपन्यास है देवराज का 1954 में। रोड़े और पत्थर, फिर अजय की डायरी 1960 में मिल जाती है देवराज को। कहते हैं मैं, वे और आप। अजय की डायरी कौन पढ़ेगा? तो मैं पढ़ूंगी, आप पढ़ेंगे और वे पढ़ेंगे। ठीक, मैं वे, पहले वे है, मैं वे और आप, तीन लोग पढ़ेंगे अजय की डायरी। तो दोहरी आग की लपट लगी जाएगी। जब किसी की डायरी पढ़ेंगे, किसी की निंदा लिखे रहेगा, कोई देवराज लिखे रहेंगे, तो पढ़ के क्या होगा? दोहरी आग की लपट में जलने लगते हैं। तो इन्होंने, और दूसरा सूत्र कुछ मिलता नहीं है कि क्या करें। तो इन्होंने 7 उपन्यास लिखा है देवराज, डॉक्टर देवराज ने। पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 54, बाहर भीतर उपन्यास देवराज का है और कहानी जो है चतुरसेन शास्त्री की है, बाहर भीतर। तो बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, मैं, वे और आप, दोहरी आग की लपट, दूसरा सूत्र। अब यहाँ देखते हैं जैनेन्द्र के विषय में। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का आरंभकर्ता माना जाता है। ठीक है, तो ये अगर पूछे कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का आरंभकर्ता कौन माना जाता है, तो ये जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। तो ये भी ध्यान देना है कि इनके उपन्यास कैसे रहते हैं, तो काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण रहता है। जैनेन्द्र के संबंध में डॉक्टर गोपाल राय लिखते हैं कि व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मानसिक द्वंद्व, मूल्य विषयक संघर्ष आदि को अधिक गहराई और सृजनात्मकता के साथ उपन्यास का विषय बनाने का श्रेय जैनेन्द्र को जाता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। परख इनका उपन्यास जो है, उसमें परख उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या रहता है, तो प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण किया गया है परख में। ठीक, प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण किया गया है परख में। प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित हुआ है किसमें, तो ये महत्वपूर्ण है। पूछता है कि जैनेन्द्र की किस उपन्यास में पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व या त्रिकोण प्रेम दिखाया गया है, तो परख में। सुनीता उपन्यास में क्या है, जैनेन्द्र उपन्यासकार के रूप में स्थापित हुए। तो सुनीता उपन्यास जो इनका है, इसी में इनको उपन्यासकार के रूप में स्थापित किया गया। सुनीता में दाम्पत्य प्रेम तथा दाम्पत्य से बाहर के प्रेम के, सुनीता में क्या है, तो सुनीता में दाम्पत्य प्रेम तथा दाम्पत्य के बाहर के प्रेम के
मध्य तनाव का चित्रण हुआ है। मतलब दाम्पत्य में प्रेम हुआ और दाम्पत्य के बाहर जो प्रेम हुआ उसके बाद जो तनाव हुआ उसका चित्रण सुनीता को झेलना पड़ा। उपन्यास में जैनेंद्र ने दाम्पत्य से बाहर प्रेम करने के स्त्री अधिकार की वकालत की है। तो यहाँ जैनेंद्र क्या करते हैं, ये जैनेंद्र ने दाम्पत्य से भी बाहर प्रेम करने की स्त्री का अधिकार की वकालत कौन करता है, तो ये जैनेंद्र करते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसे लेखक हुए हैं। त्यागपत्र जैनेंद्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। अब त्यागपत्र कैसा है, तो त्यागपत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री की आत्मपीड़क तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। ठीक, ये त्यागपत्र। तो त्यागपत्र में कौन है, मृणाल रहती है, मृणाल। ठीक, उसी का दिया है इसमें कि उसके मृणाल के माध्यम से स्त्री के आत्मपीड़क तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। अब है इलाचंद्र जोशी। थोड़ा सा और हम मुक्तिबोध जैनेंद्र का राजनीतिक विमर्श का उपन्यास है। मुक्तिबोध कैसा है, तो इनका मुक्तिबोध जो है ये इनका राजनीतिक विमर्श का उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी को देखते हैं। इलाचंद्र जोशी कृत घृणामयी उपन्यास 1950 ईस्वी में लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। देखिए यहाँ सही दिया है, जो इलाचंद्र जोशी का घृणामयी है ये 1929 में लिखा गया था, है ना, और 1950 ईस्वी में लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। घृणामयी उपन्यास आत्मकथात्मक प्रवृत्ति में लिखित एक युवती के पश्चाताप की कथा है। तो हमें याद रखना है कि घृणामयी इलाचंद्र जोशी का कैसा है, तो ये आत्मकथात्मक प्रवृत्ति में लिखा गया है और युवती के पश्चाताप की कथा है। किसमें, घृणामयी में। सन्यासी में क्या है, सन्यासी में नायक नंदकिशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। सन्यासी भी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है और नंदकिशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। शीर्षक के अनुसार नंदकिशोर अंत में सन्यासी होकर देश सेवा में लग जाता है। पर्दे की रानी, पर्दे की रानी क्या है, इस उपन्यास में ऐसी नायिका निरंजना का चित्रण है जो खूनी पिता तथा वेश्या माँ की पुत्री होने की जानकारी के पश्चात हीन भावना से ग्रस्त हो जाती है। ठीक है, पर्दे की रानी। तो इसमें नायिका क्या कौन सी रहती है, निरंजना। इसमें इसका पिता जो होता है वो खूनी रहता है और माँ वेश्या रहती है। तो जब इसको जानकारी मिलती है तो इसे किसी बच्चे को भी हीन भावना आ जाएगी, तो इसे भी हीन भावना से ग्रस्त हो जाती है और समाज के प्रति घृणा का भाव रखने लगती है। निर्वासित में क्या है, इस उपन्यास में महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण है। तो महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण निर्वासित में है। ठीक है। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। कौन सा, जहाज का पंछी। तो जहाज का पंछी जो है ये इलाचंद्र जोशी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें क्या है, एक शिक्षित युवक का रोजगार की तलाश में भटकने कलकत्ता में तथा उस प्रक्रिया में उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया है। जहाज का पंछी बन के बेरोजगार एक युवक भटक रहा है और इसी का इसमें चित्रण है। कवि की प्रेयसी में क्या है, उपन्यास में कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्रम में चित्रित पात्र कवि नाटककार सौमिल्लिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण है। तो ये कवि की प्रेयसी महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछ सकता है जैनेंद्र का कौन सा उपन्यास है जिसमें कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्रम को लेकर लिखा गया है, तो ये कवि की प्रेयसी है। ठीक, और उसमें पात्र कौन है, सौमिल्लिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण किया है। किसने, इलाचंद्र जोशी ने कवि की प्रेयसी में। डॉक्टर गोपाल राय क्या कहते हैं, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार
ईलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। कौन कहता है? गोपाल राय। यूँ तो जैनेन्द्र कुमार ने उपन्यास में सामाजिक प्रश्नों की तुलना में मनोवैज्ञानिक स्थितियों को अधिक महत्व देने की पहल की है, पर शुद्ध मनोवैज्ञानिक समस्याओं को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखने की पहली कोशिश जोशी जी ने की है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि ये मनोवैज्ञानिक स्थितियों को महत्व देने की पहल तो किया है जैनेन्द्र ने, लेकिन अगर शुद्ध मनोवैज्ञानिक समस्याओं को अगर केंद्र में किसी ने रखा है लिखने के लिए तो वो जोशी जी हैं। ठीक, जोशी जी। अब आते हैं अज्ञेय। अज्ञेय ने अपने प्रयोगों के माध्यम से मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का एक नया आयाम प्रदान किया है। तो अज्ञेय ने अपने प्रयोगों के माध्यम से, किसके माध्यम से? प्रयोगों के माध्यम से मनोविश्लेषणवादी उपन्यास को एक नया आयाम प्रदान किया है। ठीक है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की अति महत्वपूर्ण उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, इसको 2 भागों में बांटा गया था ना, 1940 में और 1940 में था पहला भाग और दूसरा भाग 1944 में। तो पहले भाग का नाम क्या था? शेखर एक जीवनी 2 भागों में लिखा गया था, पहला 1940 में, दूसरा 1944 में। तो जो पहला भाग था उसका नाम था उत्थान और दूसरे भाग का नाम संघर्ष था। ये भी याद रखना है कि पहले भाग का जो है नाम क्या था, तो उत्थान था, उत्थान 1940 में, और दूसरे भाग का नाम संघर्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी में नायक शेखर के व्यक्तित्व को उपन्यास के विजन बनाया गया है। प्रथम भाग में शेखर के बाल, वयः, संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है। तो शेखर के बाल, वयः, संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है। शेखर एक जीवनी कथ्य के साथ साथ भाषा एवं शिल्प के स्तर पर भी हिंदी उपन्यास की परंपरा को एक नई दिशा प्रदान करता है। शेखर एक जीवनी पर रोमारोला की पुस्तक ज्या क्रिस्टाक का प्रभाव माना जाता है, जिसे स्वयं अज्ञेय ने स्वीकार किया। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि शेखर एक जीवनी पर किसका प्रभाव है। तो शेखर एक जीवनी पे रोमारोला की पुस्तक ज्या क्रिस्टाक का प्रभाव माना जाता है, जिसे स्वयं अज्ञेय ने स्वीकार किया है। ठीक है, देखते हैं आगे कौन है। शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति शैली में लिखित उपन्यास है। तो यहाँ जो शेखर एक जीवनी है उस पर रोमारोला की पुस्तक ज्या क्रिस्टाक का भी प्रभाव है, और जो शेखर एक जीवनी है इसमें फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति शैली में लिखित उपन्यास है। ये फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति शैली में लिखित उपन्यास है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर उसकी आलोचना की गई है। अब देखिए, जो शेखर एक जीवनी है उसकी आलोचना भी की गई। तो पूछा जा सकता है कि शेखर एक जीवनी नहीं, अज्ञेय की कौन सा उपन्यास है जिसे प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर उसकी आलोचना की गई है? तो यही है शेखर एक जीवनी। अज्ञेय ने शेखर के संबंध में लिखा है कि शेखर की खोज अंतत्वगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। तो शेखर की खोज अंतत्वगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। किसने लिखा है? तो ये अज्ञेय ने लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जो है इस उपन्यास में रेखा, भुवन, गौरा का प्रेम त्रिकोण चित्रण हुआ है। तो नदी के द्वीप जो है इसमें कौन कौन पात्र हैं, पहले तो हमें ये पता चल गया। भुवन उपन्यास में कौन कौन है? नदी के द्वीप उपन्यास में रेखा है, भुवन तथा गौरा। एक ये भुवन रहता है और रेखा गौरा इनसे प्रेम करती हैं। तो ये त्रिकोण प्रेम हुआ, चित्रित किया गया है। भुवन चंद्र माधव, रेखा और गौरा की मनोदशा का चित्रण हुआ है। इसमें भुवन, चंद्र माधव, रेखा और गौरा की मनोदशा का चित्रण हुआ है नदी के द्वीप में।
अगे ने नदी के द्वीप को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है। नदी के द्वीप कितने महत्वपूर्ण हैं। तो 4 संवेदनाओं, 4 लोग रहते हैं ना, भुवन, चंद्रमा, ध्रुव, रेखा, गौरा, तो 4 लोगों की संवेदनाएं हैं। तो 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है नदी के द्वीप में। अब आते हैं अपने अपने अजनबी उपन्यास में अज्ञे ने योकी और सेल्मा नामक पात्रों के माध्यम से जीवन, मृत्यु, वर्ण की स्वतंत्रता, आस्था आदि से संबंधित सवालों पर विचार किया है। ठीक है। अपने अपने अजनबी में व्यक्ति की मृत्यु से साक्षात्कार के प्रश्न को उठाया गया है। तो अपने अपने अजनबी में जैनेंद्र ने क्या किया है, व्यक्ति की मृत्यु से साक्षात्कार के प्रश्न उठाते हैं। अब आ जाते हैं डॉक्टर देवराज। देवराज का प्रथम उपन्यास पथ के खोज 2 खंडों में 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम एवं विवाह की नैतिकता से संबंध है। तो देवराज का प्रथम उपन्यास कौन सा है, पथ की खोज। ये 2 खंडों में 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम एवं विवाह की नैतिकता से संबंध है। ठीक। उपन्यास में एक स्त्री या पुरुष के एक से अधिक पुरुषों या स्त्रियों से प्रेम करने के नैतिक प्रश्न को उठाया गया है। तो ये क्या है, पथ की खोज। पथ की खोज में क्या है, उपन्यास में एक स्त्री या पुरुष के एक से अधिक पुरुषों या स्त्रियों से प्रेम करने के नैतिक प्रश्न उठाया गया है। डॉक्टर देवराज के बाहर भीतर उपन्यास का दूसरा संस्करण भीतर का घाव शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि बाहर भीतर उपन्यास का दूसरा संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो भीतर का घाव नाम से। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। अजय की डायरी, अजय की डायरी जो है ये सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इसमें विश्वविद्यालय परिसर की पृष्ठभूमि में एक असफल वैज्ञानिक जीवन और मध्यवर्गीय सामाजिक नैतिक मूल्यों के दबाव में प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण है। डॉक्टर देवराज के अधिकतर उपन्यास प्रेम एवं दाम्पत्य की समस्याओं से संबंधित हैं। ठीक है। तो देवराज के उपन्यास कैसे हैं, ये मनोवैज्ञानिक तो हैं, लेकिन इनका जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, प्रेम एवं दाम्पत्य की समस्याओं से संबंधित है। डॉक्टर देवराज के मैं, वे और आप उपन्यास को स्वतंत्र उपन्यास कहने के साथ ही स्वयं लेखक ने इसे अजय की डायरी का अगला भाग कहा। तो देखिए, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है कि कौन सा उपन्यास है जो अजय की डायरी का अगला भाग है। किस उपन्यास को, नाम क्या है उस उपन्यास का जो अजय की डायरी का अगला भाग है, तो मैं, वे और आप। ये उपन्यास स्वतंत्र उपन्यास कहने के साथ ही, मतलब इसे स्वतंत्र उपन्यास भी कह सकते हैं। स्वयं लेखक ने इसे क्या कहा है कि अजय की डायरी का अगला भाग कह दिया है। तो धन्यवाद मित्रों। अब अगली क्लास हम लेंगे ऐतिहासिक उपन्यास का, अलग अलग कर देंगे क्योंकि एक में बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है। ऐतिहासिक मिलते हैं अगली क्लास में ऐतिहासिक उपन्यास लेके। और आप लोगों को वीडियो को, क्लास को पसंद करना है, नहीं पसंद आए फिर भी करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। कमेंट करने में बहुत कोताही करते हैं आप लोग। कमेंट आप लोग करते हैं तो हमें अगली क्लास लेने के लिए ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद मित्रों। जय माता दी।